to the conditions first, t remains finite as t tending to infinity। t का वैल्यू फाइनाइट होता है जब t की वैल्यू इन्फिनिटी की तरफ जा रही हो, ठीक है। सेकेंड, t इज इक्वल टू 0 t is equal to 0 if x is equal to 0 and pi for all t, for all t। इसका मतलब क्या है, इतने का मैं लिख रहा हूँ इसको। इट मीन्स इसका मतलब है इसकी वैल्यू 0 होगी एंड इसकी वैल्यू 0 होगी फॉर ऑल टी। ओके, इसका मतलब ये हो गया t इज 0 इफ x इज इक्वल टू 0 एंड x इज इक्वल टू पाई, और t की वैल्यू आप कुछ भी ले सकते हो, ठीक है। थर्ड है देखो t की वैल्यू कुछ भी ले सकते हो, मतलब यही है कि t ग्रेटर देन 0 रखना है आपको, है कि नहीं। क्योंकि प्रॉब्लम जिसके लिए डिफाइन किया उस सेंस में बोल रहा है कि सबके लिए, तो t सबके लिए कौन सा है, t ग्रेटर देन इक्वल टू 0, है कि नहीं। सो एट t इज इक्वल टू 0 व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस, t इज इक्वल टू 0 पे, यानी यहाँ पे x कुछ भी t इज इक्वल टू 0 पे इसका वैल्यू क्या है t का, ये x है। x जब हम ले रहे हैं इस रेंज से, और पाई माइनस x है जब हम ले रहे हैं, ठीक है। डेट मीन्स इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब क्या हुआ एट t इज इक्वल टू 0 पे, क्या मतलब हुआ इसका, इट मीन्स t, इट मीन्स दिस इज इक्वल टू दिस x। ओके, इसको सोल्व करते हैं, ये सिंपल है प्रॉब्लम, ठीक है ना। ये देखने में बड़ा लग रहा है काफी। देखो वी हैव 3 केसेस, इन ऑल द 3 केसेस, केस फर्स्ट में सॉल्यूशन, the possible solution are केस फर्स्ट में हमें सॉल्यूशन क्या मिला था उसको लिखेंगे, केस सेकंड में क्या मिला था उसको लिखेंगे, केस 3 में क्या मिला था उसको लिखेंगे। तो केस फर्स्ट में हमें सॉल्यूशन मिला था क्या, कोई बता सकता है। केस फर्स्ट में हमें सॉल्यूशन मिला था टी एक्स टी इज इक्वल टू C1 e टू द पावर लैम्डा एक्स प्लस C2 e टू द पावर माइनस लैम्डा एक्स e टू द पावर अल्फा दिस। केस 2 में हमें सॉल्यूशन मिला था ये, और लास्ट केस थर्ड में मिला था मुझे सॉल्यूशन ये, ठीक है। देखो
प्रॉब्लम में पहली कंडीशन दी गई है, समझो बात को, t फाइनाइट होना चाहिए, जब t की कैपिटल T फाइनाइट होना चाहिए जब हम t को स्मॉल t को इन्फिनिटी की तरफ ले जा रहे हैं। देखो इनमें से केस फर्स्ट केस टू में कौन ये कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है? देखो यहाँ पे अल्फा केस फर्स्ट में लैम्डा भी नॉन जीरो है t, ठीक है ना, लैम्डा स्क्वायर पॉजिटिव है। मुझे बताओ जब t की वैल्यू मैं इन्फिनिटी की तरफ ले जाऊंगा e टू द पावर t की वैल्यू क्या होती है जब t टेंडिंग टू, यहाँ पे सारा पॉजिटिव है, जब t को बढ़ाऊंगा तो ये इन्फिनिटी की तरफ पहुंच जाएगा ना। दिस इज टेंडिंग टू इन्फिनिटी एज t टेंडिंग टू इन्फिनिटी। So this is not possible because in problem it is given that it should be finite, because when I am taking t tending to infinity, the multiple lambda is positive, lambda square is positive, so the factor is positive, so alpha lambda square t is tending to infinity, so e to the power is an increasing function, that is why whole resultant will be go to infinity. So first case will not serve our problems condition. So first case is ruled out here. Now second case. What will be second case? We will see second case. So हम सेकंड केस को अभी देखते हैं, क्योंकि मे बी इसमें ऐसा हो सकता है ये वाली चीज़ कंडीशन तो सेटिस्फाई कर दे लेकिन ट्रिवियल सॉल्यूशन दे, तब भी तो उसको हम छोड़ेंगे ना, है कि नहीं? हमारा एम क्या है? नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन चाहिए हमें। ऐसा हो सकता है कंडीशन सेटिस्फाई कर जाए। देखो t टेंडिंग टू इन्फिनिटी पे कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं? t टेंडिंग टू इन्फिनिटी पे ये कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है, बिकॉज दिस टेंडिंग टू जीरो, दैट इज फाइनाइट वैल्यू, जीरो इज फाइनाइट वैल्यू, एज t टेंडिंग टू इन्फिनिटी। सो फर्स्ट कंडीशन इज फुलफिल्ड, but whether by applying other boundary condition it is giving non trivial solution, that is also matter. If it is giving trivial solution, why will take it? Okay, so nevertheless it is satisfying our condition. But case third, let's see whether case third is what is the, because if case third is ruled out here directly, but case second will give directly solution to us. So let's see case third here first. What is that? c1x plus c2. Okay, case third. Now what is applying this condition at I know that this is actually 0 and this is 0. Applying this condition here, what I will get? First condition I am applying here. So what will be this? 0, c1 into 0 plus c2 is equal to 0. That will give c2 is equal to 0. And here what is this? c1 into pi, c2 का वैल्यू तो 0 हो गया, यहाँ पे रख दो वैल्यू, तो यहाँ पे क्या पता चल रहा है? c1 into pi is equal to 0. pi is a non zero, so c1 is equal to 0. So c1 c2 both we got 0. c1 is equal to c2 is equal to 0. That means both we got trivial solution. c1 c2 का वैल्यू यहाँ पे रख देंगे तो txt का वैल्यू क्या आ जाएगा? दिस इज गिविंग ट्रिवियल सॉल्यूशन। और ट्रिवियल सॉल्यूशन को छोड़ देंगे हम तो केस थर्ड भी रूल्ड आउट हो गया, बिकॉज दिस इज गिविंग ट्रिवियल सॉल्यूशन. सो केस फर्स्ट एंड केस टू आर रूल्ड आउट. ओके, नाउ वी विल मूव विथ केस सेकंड. ओके, आर यू गेटिंग और नॉट? सो केस सेकंड एक्चुअली, क्योंकि फर्स्ट केस एंड थर्ड केस आर रूल्ड आउट, so write case second with in detail. We will see it in detail what it is giving. So c1 cos lambda x plus c2 sin lambda x e to the power minus lambda. तो ये वाला केस सेटिस्फाइंग फर्स्ट कंडीशन, दिस सेटिस्फाई. सो टी एक्स टी टेंडिंग टू 0 as t tending to infinity.
So this is giving finite value. Txt is finite as t tending to infinity. So first condition is fulfilled. Okay, condition first is fulfilled. Okay, first condition is fulfilled. Okay, now we are going to apply these conditions, boundary conditions. What was this? I am going to apply this one. Okay, first. So what I will get here? Put here value C1 cos 0 plus C2 sin 0 e to the power minus alpha square t is equal to 0. ये क्या आ जाएगा? कोस 0 की वैल्यू वो होती है 1 और इसका वैल्यू ये साइन 0 का 0 होता है, तो ये पार्ट हो गया 0. देखो e टू दी पावर माइनस ये स्क्वायर हमेशा नॉन जीरो होता है. e टू दी पावर x समथिंग इज ऑलवेज नॉन जीरो. देन व्हाट यू विल गेट? c1 इज इक्वल टू 0 विल गेट ना. ओके, c1 is equal to 0 got. Now applying this condition pi t is equal to 0. जब ये हम कंडीशन अप्लाई करेंगे तो c1 का वैल्यू तो 0 हो गया, हमें पता है. कोस लैम्डा पाई प्लस c2 साइन लैम्डा पाई, ठीक है, e टू द पावर माइनस अल्फा स्क्वायर t इज इक्वल टू 0. सो व्हाट इज दिस? c2 इंटू साइन lambda pi e to the power minus lambda square. Again we know that this is lambda e to the power minus lambda square. E to the power something is always non-zero. So what we got actually? c2 sin lambda pi is equal to 0. So there are two possibilities. Either c2 is equal to 0 or sin lambda pi is equal to 0. But if we are taking this condition, c1 is already 0. So if we are taking this condition, c1 is already 0. So we are getting txt is equal to 0 by putting the value of c1, c2. So this is not possible. So therefore let txt तो c2 को हमें नॉन जीरो लेके चलना पड़ेगा, ताकि क्योंकि अगर c2 0 हो जाएगा तो ये ट्रिवियल सॉल्यूशन बन जाएगा. क्योंकि c1 ऑलरेडी 0 है, तो इसका मतलब है ये नॉन जीरो हो, तो इसका मतलब क्या हुआ? साइन लैम्डा पाई 0 हो जाएगा. ठीक है, तो ये वाली चीज़ कब, इसका मतलब क्या है? ये कब होता है? ये तब होता है जब n पाई हो. 4 1 2 3 एंड सो ऑन. देखो मैं यहाँ पे ना तो n इक्वल टू 0 ले रहा ना निगेटिव ले रहा, क्योंकि ये बाद में कांस्टेंट से सेटल हो जाएंगी. ठीक है ना, तो n की यहाँ से पाई कट गया. ठीक है, ठीक है. तो मेरा txt क्या आ गया बताओ मुझे? txt क्या आया? c1 का तो वैल्यू 0 ही था, तो c2 साइन n x e टू द पावर माइनस लैम्डा स्क्वायर t. ओके, देखो ये सारी चीज़ें ना n पे डिपेंड कर रही है. क्यों ना मैं ऐसे करके लिख लूँ tnxt और कौन c2 को मैं cn लिख दूँ, क्योंकि अल्टीमेटली सारी चीज़ तो n के ऊपर डिपेंड कर रही है ना. n को मैं चेंज करूँगा, दूसरा सोल्यूशन आएगा txt करके, तो tn करके लिखूँ ना, ताकि n से आइडेंटिफाई होता रहे साथ के साथ. ठीक है, तो ये आ गया
Okay, by principle of superposition we have txt is equal to summation n goes to 1 to infinity cn e to the power माइनस अल्फ़ा। देखो लैम्डा की वैल्यू तो मैंने यहाँ पे तो रखी ही नहीं, यहाँ पे एन स्क्वायर आएगा ना, लैम्डा जब रख रहा हूँ हर जगह, यहाँ क्यों नहीं रखी? ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ गया, साइन एन एक्स। ओके, देखो ये वाली कंडीशन में यूज करना चाह रहा हूँ, यूजिंग द थर्ड कंडीशन इन द क्वेश्चन, यूजिंग द थर्ड कंडीशन इन द क्वेश्चन। थर्ड कंडीशन क्या थी? ये थी कि ये वाली t की वैल्यू 0, t इक्वल टू 0 पे थी थर्ड कंडीशन, ठीक है ना। तो मैंने क्या कर दिया, tx0, t की जगह 0 रख दिया, तो ये आया cn, t जब रखूँगा e टू दी पावर 0 क्या आ जाएगा, 1। ये क्या है, दिस इज हाफ रेंज फोरियर साइन सीरीज, दिस इज हाफ रेंज फोरियर साइन सीरीज। जब ये फोरियर हाफ रेंज साइन सीरीज है तो कोफिशिएंट का सॉल्यूशन किस तरह से आता है, बताओ मुझे, कोई बता सकते हैं? कोफिशिएंट का सॉल्यूशन आता है, यहाँ पे a क्या है, x की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक वेरीज हो रही है, 0 से पाई तक, तो a यहाँ पे पाई बन गया, तो 1 2 अपॉन पाई, 0 टू पाई tx0, माई एपेक्स इज tx0 साइन nx dx, ठीक है, ये सॉल्यूशन। देखो यहाँ पे tx0, t पे जो बाउंड्री कंडीशन डिफाइन है वो पार्ट वाइज डिफाइन है, x की वैल्यू 0 से π/2 लेंगे तो x आएगा, और π/2 से पाई लेंगे तो पाई माइनस x आएगा। तो मैं अपने इंटीग्रल को डिसॉल्व कर सकता हूँ ऐसे करके, 0 से π/2 tx0 साइन nx dx प्लस π/2 टू पाई tx0 साइन nx dx, ठीक है। ये अब मैं यहाँ पे अपनी वैल्यू रख सकता हूँ, 0 टू π/2, इसकी वैल्यू tx0 की वैल्यू यहाँ पे क्या है, x साइन nx है dx है, प्लस π/2 टू पाई माइनस x है, ठीक है, साइन nx dx। ओके, ब्रैकेट क्लोज कर दो। ओके, देखो पार्ट वाइज इंटीग्रेशन करना पड़ेगा हम लोगों को, पहले इसको सोल्व करते हैं। ये क्या है, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज आता है, सेकंड का क्या आता है, इंटीग्रेशन। तो साइन nx का इंटीग्रेशन क्या होगा,
माइनस के कोस एन एक्स, और किससे डिवाइड होगा, एन से डिवाइड हो जाएगा, माइनस साइन बाहर ले लिया हमने, प्लस माइनस पहले फंक्शन का क्या होगा, डिफरेंशिएशन एक्स के रेस्पेक्ट में, ये 0 to π/2 यहाँ पे अप्लाई कर देंगे। इसमें पहले फंक्शन का क्या होगा, डिफरेंशिएशन 1 हो जाएगा, इसका क्या हो जाएगा फिर कोस एन एक्स इंटीग्रेशन अपॉन एन डी एक्स, माइनस भी आएगा, माइनस बाहर एडजस्ट कर लेंगे उसको, ठीक है। इसको अब इसको करते हैं पाई माइनस एक्स, इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, कोस एन एक्स अपॉन एन माइनस साइन 0 π/2 से पाई लिमिट, ठीक है। इसको सोल्व कर रहे हैं हम अब, ठीक है। और फिर माइनस पहले का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, -1, और इसका इंटीग्रेशन होता है कोस एन एक्स अपॉन एन डी एक्स। तो कुल मिला के ये वाला माइनस और ये वाला माइनस एक दूसरे से सेटल हो रहे हैं, ठीक है। 2/π, देखो जब मैं कोस एन π/2 की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है, ठीक है। और जब मैं x की वैल्यू 0 रखूँगा तो ये कम्प्लीटली 0 देगा मुझे, क्योंकि कोस एन π/2 की वैल्यू 0 और x है यहाँ पे, तो x 0 रखूँगा तो 0 हो जाएगा। अब इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, साइन एन एक्स अपॉन एन, एन होगा, और एन ऑलरेडी यहाँ पे 1 है, तो 0 से π/2, ठीक है। अब यहाँ पे जब मैं x की वैल्यू पाई रखूँगा 0 आ जाएगा, और π/2 रखूँगा कोस एन π/2 के कारण 0 हो जाएगा, तो ये भी 0 बनेगा, ये भी 0 बनेगा कम्प्लीटली। अब मैं इसको सोल्व करता हूँ, ये क्या हो जाएगा, साइन एन एक्स अपॉन एन स्क्वायर π/2 to पाई, ठीक है। अब यहाँ पे देखो क्या आएगा, 2/π। देखो यहाँ पे जब x की वैल्यू 0 जाएगी तो साइन 0 की वैल्यू 0 हो जाएगी, और n पाई ये होगी n π/2 अपॉन n स्क्वायर, ठीक है। और यहाँ पे क्या रखेंगे, साइन n पाई की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है, और जब माइनस ऑलरेडी आएगा तो ये आ जाएगा साइन n π/2 अपॉन n स्क्वायर। इन दोनों को सोल्व करके, इसको सोल्व करके ये दोनों आएंगी चीज़ें। तो अब इसको सोल्व कर लो, क्या आ जाएगा, तो सी एन की वैल्यू जो आएगी 4 साइन n π/2 अपॉन n स्क्वायर, ओके। सो 10, इसको नोट कर लो, हाँ पाई भी आएगा ना, हाँ पाई भी आएगा, वो पाई छोट गया मुझसे, ठीक है ना, पाई को यहाँ पे लिख लो, ठीक है। ओके, 10 द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन इज, अब ये वैल्यू रख दो वहाँ पे, txt, ये वैल्यू रखेंगे तो क्या आएगा, Cn का वैल्यू रख दो यहाँ पे, ठीक है। और क्या था यहाँ पे, ये था, वैल्यू रख दो Cn का txt में, साइन nx था, ठीक है। अब क्या चीज़ बाहर ले सकते हैं, उसको बाहर ले लो, 4/π को मैं बाहर ले सकता हूँ, समेशन n = 1 to ∞ e⁻ n स्क्वायर t साइन n π/t अपॉन n स्क्वायर साइन nx। So this is the required solution of the problem, the example, okay।
It is okay. So today's lecture up to this. If you have any problem, you can ask.